हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री मतलब कि रसायन शास्त्र का फर्स्ट नंबर चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन एंड समीकरण मतलब कि इक्वेशन। उसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। ये हमारा स्टार्टिंग चैप्टर यहीं से होता है और इसके यदि स्टार्टिंग दौर में बात करिएगा तो कुछ परिवर्तन पड़ना है और हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जब कोई पदार्थ अपने मूल रूप से अपनी गुण और पहचान को पूरी तरह से खो देते हैं और उनको रिकवरी होने का कोई दूसरा ऑप्शन ना हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। आते हैं बर्फ से पानी बनना। बर्फ को यदि आप गर्म कर देते हैं तो फिर से वह पानी बनेगा। यदि पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर फिर से आप ठंडा करते हैं तो वो आपका बर्फ बन जाएगा। मतलब ये जो हो गया आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। जब कोई पदार्थ अपनी गुण और पहचान को खोने के बाद फिर से रिटर्न होने का उसका कोई ऑप्शन हो, कोई चांस हो, तो ऐसे चेंज को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्लास 9th में इस चीज के ज्यादा चर्चा करना था, केवल उदाहरण से हम लोग को समझना है। आइए बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया और अभिक्रिया का मतलब होता है क्रिया करना। क्रिया करने का मतलब काम करना, रिएक्शन करना, मिलना, जुटना, संयोग करना। और रासायनिक का मतलब तो समझते हैं केमिस्ट्री का मतलब केमिकल, जिसमें तत्व के बारे में पढ़ा जाए। तत्व कहने का मतलब धातु के बारे में, धातु के बारे में, उपधातु के बारे में, मिश्र धातु के बारे में चर्चा किया जाए, उसे हम लोग बोलते हैं रसायन। ठीक है, आइए देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नए गुण वाले या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप ये हुआ कार्बन का संख्या C हुआ और ये आपका ऑक्सीजन हुआ। यदि ऑक्सीजन को आप मैच कराते हैं तो आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोले हैं, जब कोई पदार्थ अकेले ही था, कार्बन अकेले हुआ, लेकिन ऑक्सीजन के साथ हुआ था अन्य पदार्थ। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाएगा। यहाँ पर कार्बन था, मिलने के बाद बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कोयला था, जबकि यहाँ पे क्या बन गया, गैस बन गया। तो नए पदार्थ बनने के कारण इसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग बात करेंगे अभिकारक क्या होता है। ठीक है, अभिकारक जिसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और उसके बाद बात करेंगे प्रतिफल या इसी को बोला जाता है उत्पाद, जिसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो ये आपका कार्बन का है और ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर यदि पूछा जाए कि इस अभिक्रिया में अभिकारक कौन है, तो आपका कार्बन और ऑक्सीजन हो जाएंगे। याद रखिएगा, एरो के चिन्ह के बैकअप में पीछे जो पदार्थ होगा वह आपका हमेशा अभिकारक होगा। क्या होगा, और एक एरो तीर के निशान के यदि आगे इसके मुंडे के सामने कोई पदार्थ होगा तो ये आपका प्रतिफल हुआ, पहचानने का एक तरीका होता है। ठीक है, और याद रखिएगा, जब डबल अभिकारक होगा तो उसके बीच धनायन चिन्ह का यूज किया जाएगा। कैसा चिन्ह का, यदि आपका प्रोडक्ट कहने का मतलब प्रतिफल यदि डबल बन रहा है, क्या बन रहा है, तो इसके बीच में भी पॉजिटिव साइन मतलब धन चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आप समझ गए होइएगा कि अभिकारक क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। इतना ही नहीं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को मतलब अभिकारक को जोड़ने के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उसी को तो हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट कहने का मतलब इसको या तो प्रतिफल कहिए और नहीं तो इसका अगला नाम होता है उत्पाद। चलिए, प्रतिफल के बारे में भी हम लोग बात कर लिए। अब आ जाते हैं रासायनिक समीकरण। मेरे प्यारे बच्चे, हम आपको बता दें कि ये समीकरण जो होता है ना, समीकरण बनाने के लिए आपको संकेत की जरूरत पड़ेगा। संकेत कहने का मतलब नहीं समझे, जैसे कि आपको मालूम होगा कि कार्बन का संकेत आपका C होता है, कार्बन का संकेत C होता है। लेकिन यदि इसी में हम आपको पूछ दे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो प्यारे बच्चे आपको मालूम होगा तो बोलेंगे सर जी HCl होता है, जो हमारे पेटों में पाया जाता है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है। तो ये हमारा HCl हो गया, इसमें डबल यौगिक, डबल तत्व हो गया। कितने तत्व हो गए? एक हो गया आपके पास हाइड्रोजन है, एक हो गया क्लोरीन, जिसमें 2 या 2 से धातु अधिक हो या चाहे अधातु हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ये सूत्र हुआ। और कार्बन का संकेत क्या हुआ? C हुआ। तो कार्बन का संकेत C और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या हो गया? HCl। उसी प्रकार अगर जो आपको बोला जाए कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है तो CuSO4, जो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। ये आयरन, आयरन मतलब लोहा, लोहा का संकेत Fe होता है, ठीक है। तो ये आपका संकेत हुआ। लेकिन आपसे पूछा जाए कि कॉपर सल्फेट का संकेत क्या होता है? संकेत नहीं, क्योंकि इसमें 2 गो तत्व है, एक कॉपर है और दूसरा ऋणायन समूह का तत्व जो है वह आपका सल्फेट है, ऋणायन है। ये कौन? सल्फेट। तो CuSO4 डबल यौगिक है, इसमें 3 गो है, एक कॉपर है, दूसरा सल्फर अधातु है, तीसरा ऑक्सीजन अधातु है। मतलब 3 तत्व मिल के बने हैं, इसलिए यह आपका सूत्र हो जाएगा। जिसमें 2 तत्व हो जाए या नहीं तो 2 से ज्यादा तत्व हो जाए तो वो आपका सूत्र हुआ। यदि वह अकेले रहेगा तो वो आपका संकेत होगा। जैसे कि हाइड्रोजन का संकेत H2, लोहा का संकेत फेरम, फेरम मतलब Fe। आइए समझते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो ये जुट रहा है मतलब रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, कौन कौन भाग ले रहा है? आपका Fe भाग ले रहा है, CuSO4 भाग ले रहा है, ठीक है। पदार्थ के संकेत, तो आयरन का संकेत Fe एवं सूत्र हो तो कॉपर सल्फेट का सूत्र CuSO4। Cu की मदद से अभिक्रिया के छोटा रूप एकरा जोड़िएगा तो बड़ा बड़ा चीज को जोड़िएगा ना तो आपको छोटा रूप प्राप्त होगा। इसको हम लोग बोलते हैं संक्षिप्त निरूपण, शॉर्ट कट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब छोटा रूप बनेगा। ये कैसे बनेगा थोड़ा हम इस पे भी चर्चा करते हैं, बाद में इसको पढ़ना है। देखिए हम आपको बता दें कि लोहा जो होता है वो अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है। लेकिन आपका कॉपर जो है ना ये कम क्रियाशील धातु है। जब रिएक्शन कराएगा तो Fe मारेगा एक लात, कॉपर भागेगा फटाक सिगर, Fe जाके सट जाएगा केकरा पास? FeSO4 के साथ। FeSO4 ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोहा जो होता है आपका पॉजिटिव होता है और सल्फेट जो होता है आपका निगेटिव होता है। प्लस रिएक्शन करेगा किसके साथ? माइनस के साथ। और कॉपर पे भर गया भारी, कौन? Fe, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील धातु है और आपका कॉपर जो है कम क्रियाशील धातु है। शॉर्टकट में कहा जाए तो आयरन मतलब लोहा जो हो गया काफी मजबूत हुआ, मतलब लड़ने में फास्ट हुआ किसके सामने? कॉपर के सामने। इसलिए बेचारा कॉपर अकेले इधर कहीं रो रहा है और Fe शादी कर लिया किससे? SO4 के साथ, बन गया आयरन सल्फेट। क्या बन गया? इसका अभिक्रिया कैसे होता है इस पे भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, पूरी चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। आइए, तो आप जान गए कि आयरन सल्फेट या प्लस में क्या बन गया? कॉपर बन गया। उसके बाद मैंने दूसरा उदाहरण लिया है, कार्बन का संकेत C होता है और हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन आपका एक अधातु है जिसका संकेत H2 होता है। आप सुनिए मेरे प्यारे बच्चे, कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। जब आप तिरछा गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो याद रखिएगा पहले वाला पहला मतलब क्रॉस गुना करके पहले लिखाएगा। कार्बन में 1 से गुना करिएगा तो कार्बन होगा और हाइड्रोजन के अणु परमाणु को हम लोग गुना करते समय क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। पीछे भी मैंने बता रखा है। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 अणु है तो 2 को यहाँ पे क्या कर देना है? छोड़ देना है। हाइड्रोजन के कितना से गुना करेगा? 4 से, तो बन जाएगा H4। बुआ बता दे CH4 मतलब यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 गो, हाइड्रोजन की संख्या 4 गो और CH4 को कहा जाता है मीथेन गैस। और आपके परीक्षा में पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि मीथेन गैस का क्या सूत्र होता है? CH4, जिसमें कार्बन की संख्या 1 होगा और हाइड्रोजन की संख्या 4 होगा। तो CH4 आपका संकेत हो गया किसका? मीथेन गैस का। मीथेन गैस को भी मीथेन गैस बोला जाता है। तो प्रॉब्लम में नहीं पड़िएगा, मीथेन कहिए या चाहे मीथेन गैस कहिए, ठीक है। आइए इसके बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं।
बहुत सारे आपको क्वेश्चन देगा, और क्वेश्चन देगा तो आपको बनाना पड़ेगा, मैथ की तरफ बनाना पड़ेगा। वहाँ पर बहुत सारे दिमाग का यूज करना पड़ता है, नहीं समझे। बोलेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, और हम आपको बता दें कि सब बच्चा से संतुलित नहीं हो पाता है, उसके लिए आपको बहुत दिमाग की जरूरत पड़ता है, तब जाके वो संतुलित हो पाएगा। संतुलित कैसे करिएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या गो है, एगो। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या गो है, एगो। सर अभिकारक में भी हाइड्रोजन की संख्या एगो है, और प्रतिफल में भी हाइड्रोजन की संख्या एगो है, मतलब हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 गो है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो है, मतलब अभिकारक में हाइड्रोजन की परमाणु 2 गो है, प्रतिफल में हाइड्रोजन की अणु 4 गो है। काम खराब हो गया, ये हो गया नॉन बैलेंस्ड। एगो तराजू पर 2 किलो, एगो तराजू पर 4 किलो, 4 किलो वाला नीचे, 2 किलो वाला ऊपर, तो ये आपका काम खराब हो गया। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या होगा कि जिधर कम होगा आपको उधर संख्या बैठाना है। जैसे यहाँ पर 4 गो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये 4 गो कब होगा, जब एक आगे कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। 2 लगाने के बाद मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है कि नीचे आधार में जो आगे होता है उसको गुना कर सकते हैं। 2 दूना कितना, 4 गो हाइड्रोजन आपको प्राप्त हो गया। इधरो 4 गो हाइड्रोजन, इधरो 4 गो हाइड्रोजन। अभिकारकों की परमाणु की संख्या, प्रतिफल की परमाणुओं की संख्या सब आपस में जब बराबर हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए इसका परिभाषा हम आपको बताते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा समीकरण को कहते हैं जिसमें अभिकारकों की परमाणु की संख्या, तो अभिकारक कौन हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, और उसके प्रतिफल की परमाणुओं की संख्या यदि दोनों समान हो जाए। संतुलित का मतलब बैलेंस्ड, बैलेंस्ड करने का मतलब दोनों पलड़ा पर समान वजन है, कोई पर कम बेस नहीं है। यदि कम बेस होगा तो वो हो जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आइए कुछ उदाहरण पे बात करते हैं।